नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से रिलेटेड। यहाँ पे क्या टाइटल है? सुप्रीम कोर्ट स्टेज बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर इन ग्रुपिंग केस। देखिए, एक विक्टिम को सजा दी गई थी किसके अंदर? पॉक्सो एक्ट के अंदर 3 साल की, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ठीक है भाई, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट ने इस विक्टिम को, ठीक है ना, यानी कि इंसाफ देने के बजाय, इस विक्टिम को इंसाफ देने के बजाय उससे इंसाफ छीन लिया। जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा था, किसका? सेक्सुअल असॉल्ट का, उस पर्सन के ऊपर से सेक्सुअल असॉल्ट का इल्जाम हटा के दूसरा इल्जाम लगा दिया। कौन सा? असॉल्ट ऑफ अ वुमन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। देखिए, जब भी क्राइम्स, मतलब पॉक्सो एक्ट के अंदर मान लीजिए क्राइम लगाया गया, अभी सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है पॉक्सो एक्ट, यानी कि अगर एक बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस की कोशिश की है या सेक्सुअल ऑफेंस किया है तो आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। सिंपल बात है। तो भाई, सेक्सुअल असॉल्ट के प्रोविजंस लगे थे और पॉक्सो एक्ट के अंदर सेटअप की गई एक कोर्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसने ये ऑफेंस किया था, 3 साल की सजा दी गई थी। ठीक है, हाई कोर्ट ने क्या किया, और ये सिंगल बेंच हाई कोर्ट थी, बॉम्बे हाई कोर्ट की, नागपुर बेंच की। तो 19 जनवरी का सिंगल जज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच, इसने एक फ्योरर क्रिएट किया। कैसे किया? क्या इसने एक मैन को एक्विट कर दिया अंदर पॉक्सो एक्ट। उसने बोला ये पॉक्सो एक्ट के अंदर जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला प्रोविजन है वो इस पर्टिकुलर असॉल्ट करने वाले के ऊपर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि देखिए, इसने एक माइनर को ग्रोप किया। ग्रोप करने का मतलब उसको दबाना, उसको जकड़ना। तो एक माइनर को उसने ग्रोप किया। अब माइनर को ग्रोप किया तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन यहां पे ये जो सिंगल जज बेंच है बॉम्बे हाई कोर्ट वाली, वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही थी कि जिसके ऊपर ये असॉल्ट हुआ, जिस विक्टिम के ऊपर, उसने पूरे कपड़े पहने थे। तो चूंकि उसने पूरे कपड़े पहने थे, ये जो ग्रोपिंग हुई इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, बीच में कपड़ा आ गया जो कि इस विक्टिम ने पहन रखा था। तो उसके बेसिस पे ये जो सिंगल जज है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच का, ये क्या बोलता है कि चूंकि इसने ग्रोप किया और उस पर्टिकुलर विक्टिम ने कपड़ा पहना था, तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ। और जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो इसको आप सेक्सुअल असॉल्ट के डेफिनेशन के अंदर लेके नहीं आओगे। इसको आप किसके अंदर लेके आओगे? दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या बोलता है? असॉल्ट ऑफ अ वुमन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। तो ये असॉल्ट ऑफ अ वुमन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी था, ये एक सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था। अब ये एक बड़ी डेंजरस चीज है और तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन के इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया, जो कि बिल्कुल सही हुआ। एक बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ओ बोबड़े, इन्होंने इंस्टेंट कॉग्निजेंस लिया है। किसके कहने पे? अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कहने पे। ये एक बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है, क्योंकि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट के इस जजमेंट को मान लिया जाएगा तो पूरे देश में जहां पे भी पॉक्सो को लगा के सेक्सुअल ऑफेंडर्स को सजा देने की कोशिश की जा रही होगी, वहां पे ऑफेंस करने वाला क्या बोल देगा कि मैं तो असॉल्ट करते वक्त स्किन टू स्किन कांटेक्ट मैंने किया ही नहीं, तो भाई मैंने तो सेक्सुअल असॉल्ट किया ही नहीं, मेरे को तो आप इंडियन पैनल कोड 354 के अंदर ट्राई करो, सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर मेरे को ट्राई कर ही नहीं सकते, पॉक्सो एक्ट लग ही नहीं सकता। और पॉक्सो एक्ट के जो सजाएं हैं वो स्ट्रिक्ट है, और एक बच्चे के अगेंस्ट अगर आप इस तरीके का ऑफेंस करते हो तो सजाएं स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। आप देखिए, शुरुआत में पॉक्सो एक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर पर्सन को 3 साल की सजा मिली थी, मिनिमम 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट इसको दिया गया था। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का इंप्लीमेंटेशन हटा दिया और बोला कि ही इज चार्जेबल अंडर सेक्शन 354 ऑफ द पीनल कोड, और सेक्शन 354 ऑफ द पीनल कोड के अंदर इसको 1 साल की सजा दे दी। समझ गया बात को? तो ये बहुत डिस्टर्बिंग था, ऐसा बोला हमारे अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने, और सही में डिस्टर्बिंग है। ओके, उसको पॉक्सो एक्ट के अंदर सेटअप एक कोर्ट के थ्रू 3 साल की सजा मिल चुकी थी। हालांकि मैं बोलूंगा कि 3 साल की सजा भी कम ही है, पॉक्सो एक्ट के अंदर मिनिमम 3 साल की सजा है। 3 साल की सजा को कम करके 1 साल कर दिया गया, क्योंकि पॉक्सो एक्ट का बोल दिया कि अप्लाई ही नहीं होता है, क्योंकि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, और 354 इंडियन पीनल कोड के अंदर उसको 1 साल की सजा दे दी गई। हालांकि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। यहां पे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी प्ले में आ गई, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसने पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोला था कि इस हाई कोर्ट के जजमेंट को आप अपील करिए। बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे सामने आए, यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पेटिशनर्स बोल रहे हैं कि ये डेरोगेटरी है, डेफेमेटरी। अच्छा, एक और बात पे यहाँ पे बातें उठ रही हैं। जनवरी 19 को जब ये वर्डिक्ट आया था ना,
इस वर्डिक्स में डिसेंसी नहीं थी, ऐसा बोला गया है, ऐसा इल्जाम लगाया उस पर्टिकुलर जज के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट वाले। डिसेंसी कैसे नहीं है? देखिए, जब भी किसी लड़की के अगेंस्ट क्राइम होता है ना, एक लड़की की इज्जत का सवाल होता है, ओके, और एटलीस्ट जो क्राइम कर रहा है वो तो है ही बेकार आदमी, ओके। जब कोई जज सजा सुना रहा है तो उस जज की भाषा में डिसेंसी होनी चाहिए। जब इस जज ने सजा सुनाई तो इस जज की भाषा में डिसेंसी नहीं थी। पहली बात तो उस विक्टिम चाइल्ड का नाम लिया गया, आपको कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए एक जजमेंट में, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी बदनामी होती। फिर इस जजमेंट में जो क्राइम हुआ उसको बहुत ही डेरोगेटरी और डिफेमेटरी तरीके से सामने लाया गया, जिससे उस विक्टिम चाइल्ड की और बदनामी हुई होगी। अरे हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो चाइल्ड बाद में इसी सोसाइटी में जाके रहेगा तो वो कम से कम अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करे। और हमारी सोसाइटी वैसे एक नंबर की कभी कभी घटिया हो जाती है इन चीजों में, तो कम से कम एक जज से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो स्पीडी जस्टिस देने के साथ साथ, ठीक है, कम से कम जो भी अपना जजमेंट सुना रहा है वहां पे किसी का नाम ना ले, और साथ साथ जो कुछ भी हुआ है उसको एक ऐसे तरीके से सामने रखे कि उस बच्चे के दिमाग पे इफेक्ट ना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वर्डिक्ट सुनाया गया ये जनवरी 19 वाला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा, वो गलत तरीके से सुनाया गया, और इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और खासकर फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में चीज आपको काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर में रूल ऑफ वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स में भी ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस बनाता हूं उनकी पीडीएफ के लिए, और एडिटोरियल डिस्कशन की पीडीएफ के लिए। अब कोपरा के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में गवर्नमेंट ने हाइक किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी बढ़नी चाहिए, इसके लिए पहले एक रिकमेंडेशन आता है सीएसीपी की तरफ से, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की तरफ से। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की तरफ से जब एक रिकमेंडेशन आ जाता है, उस रिकमेंडेशन पे फाइनली अप्रूव आता है किसका? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को चेयर कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री साहब। तो ये तरीका होता है एमएसपी को बढ़ाने का, कि पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस देखेगा कि एमएसपी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, और अगर बढ़ाने का रिकमेंडेशन देता है एमएसपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो उसको फाइनल अप्रूवल देगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का एमएसपी कौन से बेसिस पे बढ़ाता है? तो भाई कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्या उस चीज की डिमांड और सप्लाई है मार्केट में, मार्केट प्राइस ट्रेंड क्या चल रहे हैं उसके, प्राइस फ्लक्चुएशन उस कमोडिटी में कितना है, इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस क्या है, एग्रीकल्चरल वेज रेट क्या चल रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी को रिकमेंड करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको इंप्लीमेंट करता है। 23 कमोडिटीज के लिए इस एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है। इन 23 कमोडिटीज में क्या क्या आती हैं? तो सीरियल्स में आते हैं पैडी, मेस, व्हीट, बार्ले, सोरघुम, पर्ल, मिलेट और रागी। पल्सेस में आता है चिकपी या ग्राम, मूंग, तूर, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स में आता है पीनट, रेपसीड, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइजर सीड। और कॉमर्शियल क्रॉप्स में आता है कोपरा, कॉटन, शुगर केन, रॉ जूट। यहां पे जो अनाउंसमेंट आया वो कोपरा के लिए आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एमएसपी और कोपरा को 375 रुपए से बढ़ा दिया है प्रति क्विंटल। तो 2012 के रिस्पेक्ट में 375 रुपए प्रति क्विंटल कोपरा का एमएसपी बढ़ा दिया गया। अब कोपरा मिलेगा 10,335 प्रति क्विंटल, यानी कि फार्मर से जब कोपरा एक क्विंटल पर खरीदा जाएगा तो फार्मर्स को पैसे दिए जाएंगे 10,335 रुपए प्रति क्विंटल। आप बोलोगे कोपरा होता क्या है? तो ये ड्राइड कोकोनट कर्नल्स होते हैं। ये देखिए, ये है कोपरा भाई, ओके। नारियल आता है ना, नारियल फोड़ के पानी यानी पी लेते हो, ओके, तो उसके अंदर का जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको सुखा के बेचो तो उसको कोपरा बोला जाता है, ठीक है। ये कोपरा ज्यादातर कोस्टल स्टेट्स में पैदा होता है, तो जो 12 कोस्टल स्टेट्स हैं उनके फार्मर्स को ऑब्वियस सी बात है इस स्टेप से फायदा मिलेगा। और एमएसपी मिलिंग कोपरा का और बॉल कोपरा दोनों का बढ़ाया गया है। कोपरा की बोथ वेरिएंट्स की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 6,800 रुपीज पर क्विंटल, और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट से 52 और 55% ज्यादा एमएसपी दिया जाएगा, ओके। तो मिलिंग कोपरा पे 52% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बॉल कोपरा पे 55% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो ये एक अच्छी न्यूज है फार्मर्स के लिए। आप कह सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। आगे बात करते हैं इंडिया यूके कोऑपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। रिसेंटली 14th मीटिंग हुई
इंडिया यूनाइटेड किंगडम की ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की। ये मीटिंग वर्चुअली हुई 21 और 22 जनवरी 2021 को। ठीक है भाई। इस मीटिंग में दोनों नेशंस ने कंडेम किया टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। यहां पे बोला गया है कंट्रीज ने कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की डिमांड को हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म को हम लोग डील करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन साउथ एशिया को हम लोग हराएंगे। यहां पे यूनाइटेड नेशंस द्वारा प्रोस्क्राइब जो टेररिस्ट एंटिटीज हैं और जो टेररिस्ट इंडिविजुअल्स हैं, उनसे जो थ्रेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम को, इंडिया को और पूरे दुनिया को, इसको यहां पे व्यू पॉइंट किया गया है। फिर भाई दोनों कंट्रीज ने अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सचेंज किया ऑन द असेसमेंट ऑफ टेररिस्ट एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स, और कैसे इनको काउंटर किया जा सकता है इसके ऊपर बातचीत करी है। ठीक है ना भाई। फिर दे ऑल्सो एक्सचेंज द आइडियाज, अपने आपस में आइडियाज बदले कि कैसे भाई हम लोग बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ा के काउंटर टेररिज्म को बढ़ा सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को रोक सकते हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोक सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं, इंटरनेट का गलत प्रकार से प्रयोग करना टेररिज्म के लिए इसको रोक सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को प्रमोट कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के बीच कॉपरेशन कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, मैरीटाइम एंड एविएशन सिक्योरिटी कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर बात की है। और कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज के प्रति भी एक कॉल यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट के थ्रू इश्यू किया। यूके और इंडिया ने बताया कि भाई उनकी जमीनों का प्रयोग टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ना किया जाए। अगर आप बात करो इंडिया यूके टेररिस्ट कॉर्पोरेशन की, जरूरी है क्योंकि इंडिया और यूके दोनों में टेररिस्ट अटैक हुए हैं। लास्ट टाइम जो ब्रिटिश सॉइल पे टेररिस्ट अटैक हुआ था वो 7 जुलाई 2005 में हुआ था, और जो मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था वो 26 से 28 नवंबर 2008 में हुआ था। हालांकि इंडिया में अक्सर का टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नवंबर 2015 में जब यूके गए थे तो उन्होंने मुंबई अटैक के लिए लश्कर तैयबा को स्पेसिफिकली नेम किया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है मुंबई अटैक के लिए। ठीक है भाई। 13th मीटिंग हुई थी जब इंडिया यूके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की लंदन में 25 से 26 नवंबर 2019 को। तो भी दोनों कंट्रीज ने कमिट किया था कि हम टेररिज्म से लड़ेंगे एक दूसरे के साथ मिलके। ठीक है भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और फाइनली आते हैं आज की हमारी आखिरी न्यूज पे, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे की फाइंडिंग्स। क्या बोला जा रहा है भाई यहाँ पे यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे के बारे में? यूनाइटेड नेशंस ने अपने सबसे बड़ा, आप कह सकते हो, ओपिनियन पोल यहाँ पे कंडक्ट किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और इस ओपिनियन पोल का जो नाम बताया जा रहा है वो है आपका यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे। इस यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे को किसने कराया है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कराया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरा लिख के मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। क्या है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? ये ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन बढ़ाता है अलग अलग नेशंस के बीच में, एक्सपर्ट एडवाइस देना, ट्रेनिंग देना, ग्रांट्स देना। ठीक है। इसको वॉलंटरी फंडिंग मिलती है यूएन मेंबर स्टेट से। 177 कंट्रीज में ऑपरेशनल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में काम करता है। पॉवर्टी रिडक्शन, सोशल डेवलपमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, एचआईवी एड्स को रोकना, एनर्जी, एनवायरमेंट, क्राइसिस प्रिवेंशन, सिक्योरिटी, हर चीज में यूएनडीपी इन्वॉल्व है। बहुत डिटेल में देखना चाहते हैं तो जिस वीडियो को मैंने रेफरेंस दिया है वो देखिए जाके। अब इस यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक पीपल्स क्लाइमेट वोट कंडक्ट किया है 50 कंट्रीज में, और इन 50 कंट्रीज में 1.2 मिलियन पीपल ने इस पीपल्स क्लाइमेट वोट में पार्टिसिपेट किया है। और इनके रिस्पांस के हिसाब से एक रिपोर्ट सबमिट की गई, और इसी रिपोर्ट का नाम है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे में लोगों से पूछा गया दुनिया भर में कि आपको क्या लगता है कि क्या क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, और क्या हमें जरूरत है इस क्लाइमेट चेंज को तेजी से होने की रोकने की? यह सवाल लोगों से पूछा गया। आप देखते हैं लोगों का क्या बोलना है। लोगों का यह बोलना, 2/3 ऑफ द लोग जिन्होंने वोट डाले, उनका यह बोलना है कि ग्लोबल इमरजेंसी चल रही है। कहीं ना कहीं दुनिया भर में लोग चाहते हैं कि उनकी कंट्री और उनके कंट्री के पॉलिटिशियंस क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट एक्शन ले और सॉल्यूशंस फाइंड करें। जो खासकर यंग पीपल है उनके अंदर बड़ा कंसर्न है। ओके। जो 14 से 18 साल की एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको ये बोलते हैं कि ऑलरेडी क्लाइमेट इमरजेंसी चल रही है। तो 69% ऑफ द पीपल इन 14 to 18 एज ग्रुप, इनका ये बोलना है कि क्लाइमेट इमरजेंसी चल रही है और सरकारों को और हमारी पॉलिटिशियंस को कुछ अर्जेंट बेसिस पे करना चाहिए इस क्लाइमेट इमरजेंसी को रोकने के लिए। जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें से 58% का बोलना है कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कोई जनरेशनल डिवाइड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे लोग चाहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लो, बड़े चाहते हैं क्लाइमेट चेंज पे एक्शन मत लो। सब चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लो। लोग चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जीज को कंट्री में प्रमोट किया जाए।
खासकर उन कंट्रीज में जहां फॉसिल फ्यूल ज्यादा जलाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में 65% लोग चाहते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी को आगे लेके आया जाए, ऑस्ट्रेलिया में 76% लोग चाहते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी को आगे लेके आया जाए, रशिया में 51% लोग चाहते हैं कि रेन्यूएबल एनर्जी को आगे लेके आया जाए। फिर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज की भी बात हो रही है। वो कंट्रीज जहां पे फॉरेस्ट को एक लिमिट से ज्यादा काटा जा रहा है और उन फॉरेस्ट को काटने के चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट की हालत खराब हो रही है, तो जरूरी है कि ट्री कटिंग को रोका जाए। तो भाई ब्राजील में 60% लोगों को बोलना है कि भाई ट्री कटिंग को रोकना जरूरी है, ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को रोकना जरूरी है। 57% इंडोनेशिया में बोल रहे हैं कि भाई जरूरी है कि क्लाइमेट पे अर्जेंट बेसिस पे कुछ स्टेप्स लिए जाए। तो पूरी दुनिया में एक बात तो बहुत क्लियर कट तरीके सामने आ रही है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे के थ्रू कि लोग चाहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज बहुत इमरजेंसी बेसिस पे आगे बढ़ रहा है और उसको रोकने की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूएनडीपी आ गया यहाँ पे, और जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। लाइक और कमेंट कर दीजिए एंगेजमेंट के लिए। गुड बाय।